नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम टॉप 5 की पूरी टीम की तरफ से उम्मीद करते हैं कि दीपोत्सव आपका जबरदस्त रहा होगा। चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं सुबह से लेके अभी शाम 5 बजे तक। जो बड़ी खबरें इस पर डिटेल आपको बताएं और 5 मिनट में 50 खबरों का फास्ट अपडेट करें। शुरुआत करते हैं टॉप। तो सबसे पहले आपको बताते हैं आज की वो 5 बड़ी खबरें क्या हैं जिन पर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। आज की जो 5 टॉप 5 खबरें हैं वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे साथ में। ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर विस्तार हम आपको बताएंगे। मैं पुनीत पाठक आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर क्या कहा और इस पर क्या रिएक्शन आए। मैं रचना नितेश आज आपको अपडेट दूंगी कि छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारी को लेकर खास रहा। और मैं राहुल सौमित्र आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में शराब बंदी को लेकर उमा भारती ने सीधी चेतावनी किसे दी है। चलो, और मैं श्रवण तंबोली आपको बताऊंगा कि दिवाली में घर आए लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं। और मैं रुमाना अलवी आपको बताऊंगी कि आज कैसे शुरू हुई छठ पूजा की। तो इन 5 बड़ी खबरों पर पूरा अपडेट हम आपको देंगे और इसका अपडेट देने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं 5 रिपोर्टर साथी जिनके साथ जुड़कर आपको हम डिटेल में अपडेट देंगे। शुरुआत करते हैं पहली खबर आप तक पहुंचाने की। आज देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री की तरफ से आया। हरियाणा के सूरजकुंड में आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के गृह मंत्रियों की जो मंथन चिंतन शिविर चल रहा है उसमें संबोधन के लिए पहुंचे। नक्सलवाद के ऊपर उनका फोकस रहा। कहा नक्सलवाद 2 तरह का है, दोनों तरह के नक्सलवाद पर हमको मिलकर काम करना है, चाहे बंदूक वाला हो या फिर कलम वाला। पीएम ने कहा सबको मिलकर इसकी काट निकालनी है। प्रधानमंत्री ने कहा राज्य अगर विकास करते हैं तो देश भी आगे बढ़ेगा। लेकिन इस वक्तव्य के बाद, इस बयान के बाद एक बार फिर से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से आई है। उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है उसके बाद एक सियासी वार पलटवार का क्रम भी शुरू हो गया है। अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल ये बहुत जरूरी है। केंद्रीय पुलिस नाम की कोई चीज होती नहीं है। कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार का विषय है। केंद्र के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स है और उसको डिप्लॉय हर राज्य में करते जहां आपदा होती है। तो एक बार फिर से एक वक्तव्य पर जो प्रतिक्रिया इससे लग रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच में एक तरफ समन्वय को लेकर बयान है, लेकिन इस पर सियासी एंगल अगर आप तलाशेंगे तो लगता है कि राज्यों के अधिकार के साथ में शायद संभवतः कोई खिलवाड़ देखा जा रहा है। इस पर हमारे साथ विस्तार से जानकारी के लिए राजेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। राजेश जी, इस मसले के ऊपर जिस पर देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिया, जो प्रतिक्रिया आई वो काफी कुछ बयां करती। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर हो रहा है हरियाणा पर उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा की जो है उसके लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। उसकी बड़ी जिम्मेदारी इसको है, ये जब बयान आया। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि कानून व्यवस्था के लिए राज्य और केंद्र सरकार में समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार का मामला है। और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर एक गंभीर आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका दुरुपयोग कर रही है। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते थे। अब उन्होंने कहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स का भी दुरुपयोग यहां पर किया जा रहा है। तो यह बयान आने के बाद में पहले प्रधानमंत्री का बयान आया, उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आया और उसके बाद इसको लेकर सियासी गर्माहट जो यहां पर है वो शुरू हो गई है। वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। और इस पर जब हमारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी
से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि पैरामिलिट्री जो फोर्स है वो भ्रष्टाचार रोकने के लिए है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए है, नक्सलवाद रोकने के लिए है, आतंकवाद रोकने के लिए यहाँ पर आती है और इसको लेकर ये पूरी तरह से केंद्र का मामला है। तो ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ जब समन्वय की सवाल पर जब उन्होंने सवाल उठाया कि भूपेश बघेल ने, तो उन्होंने ये भी कहा कि समन्वय बिल्कुल राज्य सरकार और केंद्र सरकार में समन्वय है और समन्वय और मजबूत हो इसके लिए गृह मंत्रियों को बुलाया गया है, जिसपे सभी राज्यों के गृह मंत्री, जिसमें राज्य के भी गृह मंत्री है। अगर समन्वय को लेकर कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस बैठक में भी शामिल होना चाहिए। तो अब अगर मान लिया जाए तो प्रधानमंत्री का जो बयान आता है सुरक्षा को लेकर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की बात आती है, उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आता है, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आता है। तो ये मामला अब छत्तीसगढ़ में गरमाएगा। आने वाले दिनों में वार पलटवार और भी सुनने को मिलेगी, ऐसा लगता है पुनीत। चलिए, जैसा राजेश जी बता रहे हैं कि इस पूरे मसले पर जो बयान आया वो जल्दी थमेगा नहीं, कम से कम छत्तीसगढ़ में इस पर वार पलटवार की पॉलिटिक्स आगे दिखेगी। शुक्रिया आपका राजेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ में और इस पर विस्तार से हम आपको और आगे भी जानकारी देते रहेंगे। और इस वक्त जो 5 रिपोर्टर साथी आप देख रहे हैं, ये पांचों खबर पर डिटेल देने के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अगली खबर की तरफ हम आपको ले चलते हैं। बिल्कुल, तो अगली जो बड़ी खबर है वो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में 2023 की विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल का वक्त अब रह गया है पुनीत जी। और आगामी चुनाव को लेकर आज रायपुर में कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता पीएल पुनिया सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई है। क्या कुछ बैठक में खास रहा, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस बैठक में क्या खास रहा और किस एम के साथ, किस उद्देश्य के साथ इस कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही चर्चा यह भी खास रही कि आखिर कमेटी की पहली बैठक थी, पहली बैठक जो होती है वो बेहद खास रहती है और प्रदेश अध्यक्ष आखिर इसे नदारद थे, तो उसके पीछे की वजह क्या है। हमारे सहयोगी सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सौरभ, पहला सवाल तो ये कि किस उद्देश्य के साथ इस कमेटी का गठन किया गया है, आज की बैठक में क्या खास रहा। इसके साथ ही ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि कमेटी की पहली बैठक थी, इसमें से प्रदेश अध्यक्ष नदारद क्यों थे, क्या वजह उसकी रही। बिल्कुल, देखिए रचना, आज पहली बैठक हुई है और इस बैठक में 1 घंटे से ज़्यादा देर तक कई मुद्दों पर विस्तारित ढंग से चर्चा हुई है। और सबसे प्रमुख 2023 में विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में और 2024 में लोकसभा चुनाव है देश भर में। और जहां पर छत्तीसगढ़ में 11 में से केवल 2 ही सीटें कांग्रेस के पास है, तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि 11 की 11 लोकसभा पर कैसे जीत दर्ज की जाए और 2023 में दोबारा सत्ता में कैसे जीत दर्ज की जाए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो पूरे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की है कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा समन्वय बनाए सत्ता और संगठन के बीच, तो इसी को लेकर ज्यादा चर्चा हुई। और ये साफ तौर पर कहा है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के किसी अन्य नेता पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं या उनके खिलाफ गुटबाजी जैसी नजर आती है या उनके खिलाफ जो अनर्गल आरोप लगाते हैं। तो इन चीजों से कैसे बचा जा सके और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। तो निश्चित रूप से आज की बैठक जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की, वो पूरा उसका रूपरेखा यही है कि सामंजस्य जो है ज्यादा से ज्यादा बैठाया जाए। लेकिन दूसरा सवाल आपका था कि सामंजस्य बैठाए, ठीक है, लेकिन आज की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल नहीं थे। तो दरअसल उनके यहाँ हमने भी जानकारी ली है तो उनके परिवार में एक शोक कार्यक्रम है, इसके कारण जो है वो शामिल नहीं हो पाए हैं। और आज जो शाम को जब जगदलपुर में पीएल पुनिया बैठक लेंगे तो उस बैठक में वो जरूर शामिल रहेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 2018 में क्षेत्रीय दल के रूप में केवल जेसीसीजे था। अब जेसीसीजे के ज्यादा विस्तार नहीं होने से या सक्रियता नहीं होने से और कौन सी पार्टी जो है भाजपा के अलावा कांग्रेस के सामने एक खड़ी हो सकती है, तो उसको लेकर भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से इन पार्टियों को जो है ज्यादा से ज्यादा उनके आरोपों पर जवाब दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा तथ्य पेश किए जाएं, इसको लेकर रणनीति बनी है। रचना, बिल्कुल देखना होगा कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का कितना फायदा पॉलिटिकली होता है। और दूसरी तरफ हमारी संवेदनाएं जरूर मोहन मरकाम जी के परिवार के साथ हैं। और अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से जुड़ी हुई है। उमा भारती मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर सरकार की मुसीबत लगातार बढ़ा रही हैं। उन्होंने इस बार बड़ी चेतावनी दी है और बड़ी सीधी चेतावनी दी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ओरछा पहुंची उमा भारती, एंट्री पॉइंट पर शराब की दुकान देखकर भड़क गई, यानी जहां उन्हें प्रवेश करना था प्रवेश द्वार पर ही शराब की दुकान थी और भड़की तो वो है ही है। उमा भारती ने यह कहा कि ओरछा में शराब दुकान को लेकर ऐसा कुछ हो सकता है
जिसे पूरा प्रदेश देखेगा। यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सीधी बात है, धमकी है। इसके बाद उमा भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शराब दुकान मेरी राम भक्ति को चुनौती देती है। तो ओपन चैलेंज है ये। सुधीर दंडोतिया, ये तो सीधी सीधी चुनौती है। चाहे आप उनकी बाइट सुन लीजिए उसमें या फिर ट्वीट देख लीजिए, ये तो चुनौती है। देखिए राहुल, बिल्कुल बात करें तो नशाबंदी को लेकर, शराबबंदी को लेकर लगातार अभियान चला रही हैं उमा भारती और 2 अक्टूबर गांधी जयंती को उन्होंने शराबबंदी अभियान की शुरुआत की थी। हालांकि उस दिन प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ा आयोजन किया गया था और उसमें जमकर मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ उमा भारती ने की थी। पर लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि सड़कों पर उतरकर उमा भारती ने किस तरीके से जो अहाते थे उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था और हंगामा खड़ा किया था। उसके बाद से लगातार उमा भारती शराब की दुकानों को लेकर काफी ज्यादा मुखर है और खासकर ऐसे स्थान जहां पर स्कूल पास में या फिर बस्तियों के पास में शराब की दुकानें हैं या फिर कहना चाहिए कि मंदिर के पास में शराब की दुकानें हैं, वहां पर उमा भारती के आक्रामक तेवर बिल्कुल साफ नजर आते हैं। कल दीपावली के बाद में दोष का दिन था, भाई दूज के दिन उमा भारती ने राम राजा ओरछा में दर्शन करने के लिए वहां गई थी और उन्होंने इसी दौरान जो ओरछा का एंट्री पॉइंट था वहां पर शराब की दुकान को लेकर ये पूरा ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि वो उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रहा है और कुछ ऐसा ओरछा से होने वाला है कि शायद उसको पूरा मध्य प्रदेश देखे, एक नजीर के तौर पर देखे। सुधीर, ये मामला बहुत बड़ा है चूंकि ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती है, तो ऐसे तो होगा नहीं, कम से कम जो लॉ एंड ऑर्डर का हेड है उसे बोलना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए रुक कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर का। दिवाली मनाने घर आए लोगों को वापस अपने शहर जाने में परेशानी हो रही। ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है जिसका फायदा एयरलाइंस कंपनियां उठा रही है। स्थिति है कि राजधानी भोपाल से मेट्रो शहर में जाने के लिए अधिकतम किराया 23,000 रुपए तक पहुंच गया है। भोपाल से हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली तक की जो फ्लाइट है उसकी टिकट 10,000 से अब अधिक हो चुकी है। आपको बता दें कि दिवाली से पहले भी फ्लाइट टिकट के दाम बढ़ा दिए गए थे। कल इसी विषय पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी चिंता व्यक्त की थी। और चलिए इस पर हम ज्यादा जानकारी के साथ नीलम गुरवे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े। नीलम, एयरलाइंस कंपनियों के साफ तौर पर यह मनमानी है, आम लोग भुगत रहे। जी बिल्कुल, देखिए त्योहारी सीजन में ये मनमानी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जब दिवाली का त्यौहार आने ही वाला था तो फ्लाइट टिकट से जो है बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई थी। अगर हम राजधानी भोपाल से आवागमन की बात करें तो टिकट्स के जो रेट थे वो 19,000 तक पहुंच गए थे और यही अब जो है ये लौटते हुए भी दिखाई दे रहा है कि दिवाली का सीज़न अब ख़त्म हो चुका है। जो लोग छुट्टियाँ मनाने अपने घर आए हुए थे अब वो अपने अपने काम पर वापस जा रहे हैं और ट्रेनों में भी अब भी काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट है जिसका सबसे ज़्यादा फायदा एयरलाइंस कंपनियां उठा रही है। अगर हम बात राजधानी भोपाल से दूसरे बड़े मेट्रो शहरों की करें तो हैदराबाद और अहमदाबाद का अधिकतम किराया 23,500 तक पहुंच गया है। इसी तरह मुंबई दिल्ली तक जाने का किराया 20,000 19,000 तक पहुंच गया, जो कि अमूमन 10 से 12,000 तक होता है। इसी तरह जो दूसरे और भी बड़े शहर है यानी कि रायपुर और उसके आसपास के जो बड़े शहरों की अगर हम बात करते हैं तो ये किराया 12 से 15,000 तक पहुंच गया है। एयरलाइंस कंपनियों की इन मनमानी पर अभी तक किसी तरह की लगाम भी नहीं लगाई गई है क्योंकि लोगों की एक तरीके से ये मजबूरी है कि जहां ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है और उन्हें जल्द से जल्द अपने काम पर वापस लौटना है तो उनके लिए एकमात्र सहारा एयरलाइंस कंपनियां। पर एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी की जो मनमाना जो किराया वसूल रही है उससे ज़्यादा लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और उनके पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचता। या तो वो एक लंबी वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करें या फिर जल्द से जल्द अपने काम के लिए एयरलाइंस का जो है सहारा लें और एयरलाइंस कंपनियां इस मजबूरी को बखूबी समझ रही है और इसी का फ़ायदा पूरी तरीके से उठाया जा रहा है कि भोपाल से हैदराबाद अहमदाबाद जाने तक के लिए 23,000 रुपए तक का किराया जो है बढ़ा दिया गया। और अगर हम बात करें आने वाले दिनों की तो करीब 3 से 4 दिन तक इसी तरह का किराया जो है बढ़ता रहे, बढ़े हुए दरों पर टिकट जो है मिलेगी और एजेंट्स के थ्रू अगर लोग अपने टिकट करवा रहे हैं तो उन्हें डबल कीमत तक जो है टिकट के लिए अपनी कीमत देनी पड़ रही है। तो ये एक खासी मुसीबत लोगों के लिए इस वक्त बनी हुई है क्योंकि अगर हम ट्रैफिक की बात करते हैं लोगों के लिए मुसीबत है और जिस तरह से किराया बढ़ाया जा रहा ये एक मनमानी है और सीधा सीधा फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर इस वक्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
तो बिल्कुल शिवन कह सकते हैं कि एयरलाइंस कंपनियों की जो है वो मनमानी साफ तौर पे यहाँ पे नजर आ रही है। और अब बात करेंगे आस्था के महापर्व की। आपको बता दें कि छठ पूजा का आज से आगाज हो गया है और 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तो वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कई जगह इसे मनाया जा रहा है। इंदौर में भी 10 से ज्यादा जगहों पे छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शालिनी हमसे जुड़ रही हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं। शालिनी, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आज से आगाज हो चुका है छठ पूजा का, कहां कहां घाट बनाए गए हैं और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल रुमाना, देखिए जिस तरह से 5 दिवसीय दीपोत्सव का महाआयोजन होता है, उसके बाद ठीक छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो गई है। 4 दिवसीय एक बड़ा उत्सव जो है वो पूरे देश भर में देखने को मिलता है। खासतौर पर यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश में बेहद ज़्यादा आनंदित माहौल होता है और उसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। चूँकि इंदौर शहर के अंदर ही 2 लाख से ज़्यादा यूपी, बिहार के जो लोग हैं वो रहते हैं। ऐसे में छठ महापर्व को बेहद ज़्यादा उत्साह, धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इंदौर की अगर मैं बात करूँ तो 110 से ज़्यादा स्थानों पर इस बार जो छठ पूजा है वो की जाएगी और उसके लिए माकूल व्यवस्थाएं कर ली गई है। चूँकि इंदौर में किसी भी तरह का घाट नहीं है, ऐसे में कृत्रिम कुंडों में इस बार जो उत्सव है उसको मनाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। इससे भी ज़्यादा खास क्योंकि आज से शुरुआत हो गई है, इसकी शुरुआत नहाय खाए से हुई है और उसके बाद कल खरना रहने वाला है। और तीसरे दिन का जो कार्यक्रम है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि डूबते सूरज को अर्घ देकर इस पवित्र छठ की विशेष पूजा की जाती है। वहीं चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ देकर जो सूर्य की उपासना है वो की जाती है। तो ऐसे 4 दिन का बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्सव होता है। सूर्य की आराधना का पर्व इसे कहा जाता है। संतान प्राप्ति के साथ साथ सुख, समृद्धि, दीर्घायु, खुशी का ये पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है और बेहद ज़्यादा उत्साह जो है इस दौरान देखने को मिलता है। आज सात्विक भोजन के साथ इस पवित्र पर्व की शुरुआत होती है और कल खरने के साथ 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है तो उसका कह आगाज सकते हैं हो कि जाएगा। सुरक्षा के भी माकूल इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे और कोई घाट नहीं है तो कृत्रिम घाट बनाए गए हैं। इस तमाम जानकारी के लिए शाली आपका शुक्रिया। बिल्कुल, तो रुमाना, देश प्रदेश में पूरी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। हर जगह छठ का उत्साह देखा जा रहा है और आज शाम 6 बजे एक खास कार्यक्रम जय छठी मैया IBC 24 में आप देख सकते हैं मेरे साथ। तो बिल्कुल रचना के साथ आप 6 बजे जुड़िएगा और छठी मैया का जो व्रत शुरू हुआ है, व्रतियों के लिए क्या इंतजाम है, हर एक घाट की तस्वीर वो आपको दिखाएंगे।